हम बहुत गरीब थे। ये कहानी उस वक्त शुरू हुई जब मैं 15 साल का था। हम दो भाई बहन थे। मेरे पापा एक मजदूर थे। जो भी पैसे वह कमाते थे घर के राशन पानी में ही खर्च हो जाते थे। बाबा हम दोनों भाई बहन से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनका साथ बस यहीं तक था। बाबा काम से घर आ रहे थे कि उनको एक गाड़ी ने टक्कर मार दी और वह इस दुनिया में नहीं रहे। बाबा के जाने के बाद हमारी हालात बहुत ख़राब हो गई थी। माँ ने सोच लिया था कि वह लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करेगी। जिंदगी जीने के लिए पैसे का होना बहुत ज़रूरी होता है। मेरी माँ यही कहती थी। हम दोनों भाई बहन को हमेशा समझाती थी। मेरी बहन बहुत समझदार थी। वह 8 साल की थी। वह बहुत खूबसूरत थी। हालांकि वह बहुत छोटी थी, लेकिन उसे घर के सारे काम आते थे। वह खाना भी बहुत अच्छा पकाती थी। घर भी बहुत अच्छे से साफ सफाई करती थी। पूरे घर को वही संभालती थी। मेरी बहन का नाम काजल था। मेरी माँ एक बंगले में झाड़ू पोछा का काम करने लगी। मेरी माँ जिस बंगले में काम करती थी वहाँ का मालिक बहुत अय्याश किस्म का आदमी था। मालकिन भी अपने पति से तंग आ चुकी थी, लेकिन फिर उनको मालिक की ऐसी हरकत को देखकर उनको ये सब की आदत हो गई। एक दिन माँ बीमार हो गई तो काजल ने कहा कि माँ, आज मैं आपकी जगह काम पर चली जाती हूँ। अगर आप नहीं गई तो मालकिन गुस्सा करने लगेंगी। माँ ने काजल को मना कर दिया, लेकिन काजल जिद करने लगी। तो मैंने कहा, माँ, मैं भी काजल के साथ जाता हूँ। जैसे ही काम खत्म होगा मैं और काजल घर आ जाएंगे। आप आज घर पर आराम कीजिए। जब मैंने काजल के साथ जाने की बात की तो माँ तैयार हो गई। मैं और काजल मालिक के घर आ गए। मालकिन सामने ही बैठी हुई थी। काजल मालकिन के पास गई और कहने लगी, मालकिन, आज माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, इसलिए वह काम पर नहीं आ पाएगी। आप बताइए क्या काम है, मैं कर लूँगी। तभी मालकिन कहने लगी, तुम तो कितनी छोटी हो, क्या तुम घर के सारे काम कर लोगी? काजल कहने लगी, हाँ क्यों नहीं, मैं घर के सारे काम करती हूँ, मुझे सारे काम आते हैं। मालकिन ने कहा, चलो अच्छी बात है, जाओ किचन के काम पहले ख़त्म कर लो। काजल किचन में गई। मैं एक जगह बैठा हुआ था। मालकिन बहुत अच्छी थी। उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं कहा कि तुम क्यों आए हो। मैं एक जगह बैठ गया। काजल किचन का काम ख़त्म करने के बाद मालकिन को पूछा कि मालकिन, आप मुझे बताएं और क्या काम करना है। उन्होंने कहा कि मालिक का कमरा साफ़ नहीं हुआ है, तुम जाओ और मालिक के कमरे की सफाई कर दो। काजल मालिक के कमरे में चली गई। मैं भी काजल के साथ उसके पीछे पीछे गया। मालिक कमरे में ही थे। काजल और मैंने जब मालिक को अचानक कमरे में देखा तो हम डर गए। तभी मालिक ने काजल को अपने पास बुलाया और मुझे भी कहने लगे, तुम दोनों कौन हो? पहले मैंने कभी तुम दोनों को नहीं देखा। मैंने कहा, साहब, यह मेरी बहन है। आपके यहाँ जो काम करती है वह मेरी माँ है। आज माँ की तबीयत बहुत ख़राब थी, इसलिए हम आए हैं काम करने के लिए। वह कहने लगे, अच्छा, यह तुम्हारी बहन है। उन्होंने काजल को अपने पास बुलाया और कहने लगा, क्या नाम है तुम्हारा? काजल ने अपना नाम मालिक को बताया। मालिक कहने लगा, बहुत प्यारा नाम है और तुम भी बहुत प्यारी हो। मैं मालिक को बहुत अच्छे से जानता था। वह बहुत ही गंदे आदमी थे। मैंने काजल को इशारा किया कि वह जल्दी से काम ख़त्म करे और हम यहाँ से जाएंगे। काजल जल्दी जल्दी अपना हाथ चलाने लगी। मैं भी काजल का मदद करने लगा। हम दोनों भाई बहन इस कमरे की सफाई करके जाने ही वाले थे कि मालिक ने हमें रोक लिया। मालिक कहने लगे, सुनो काजल, इधर आओ। मैं भी काजल के साथ गया। मालिक ने कहा, तुम बाहर जाओ, मुझे काजल से कुछ बात करनी है। मैं बाहर चला गया। थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद काजल बाहर आई। मैंने कहा, काजल, तुम ठीक हो ना? वह मुस्कुरा रही थी। कहने लगी, हाँ शिवा, तुम्हें पता है साहब बहुत अच्छे आदमी हैं। तुम्हें पता है उन्होंने मुझसे क्या पूछा? मैंने कहा, क्या? वह कहने लगी, उन्होंने कहा तुम पढ़ाई करोगी। मैंने कहा, हाँ, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम स्कूल में पढ़ाई करें। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा, तुम अपनी माँ से कहना तुम्हारी पढ़ाई के पैसे मैं दूंगा। मैंने कहा, अरे वाह काजल, यह तो अच्छी बात है ना। मैं तो अपने दोस्तों के मुंह से सुना था कि मालिक अच्छे आदमी नहीं है, लेकिन यह तो बहुत अच्छे हैं। मालिक और मालकिन दोनों अच्छे हैं। हम दोनों ने काम ख़त्म करके माँ के पास आ गए। माँ बेवजह डर रही थी। मैंने कहा, माँ, आप तो बहुत डर रही थी। मालिक और मालकिन दोनों बहुत अच्छे हैं। काजल ने सारी बात माँ को बता दी। माँ भी बहुत खुश हो गई। अगले दिन जब माँ काम पर गई तो मालिक ने माँ के हाथों में 50,000 रुपये रख दिए और कहा कि इन पैसों से काजल के हर ज़रूरत का सामान ला देना। मालिक ने काजल का बहुत बड़े स्कूल में एडमिशन करवा दिया। काजल बड़े स्कूल में पढ़ने लगी। मैं एक छोटा सा गांव में सरकारी स्कूल था, उसमें पढ़ता था। मुझे खुशी थी कि मेरी बहन बड़े स्कूल में पढ़ रही है। हमारे घर के हालात बहुत बदल चुके थे और यह सब मालिक का देन था। धीरे धीरे वक्त गुजरता जा रहा था। काजल पूरे 14 साल की हो गई थी और वह बहुत खूबसूरत हो गई थी। मैं बहुत बड़ा टेलर मास्टर बन गया था। हम हंसी खुशी जी रहे थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि हमारी ज़िंदगी में ऐसा तूफान आने वाला है जो हमें बर्बाद कर देगा। एक दिन माँ, काजल और मैं, हम तीनों बैठकर बातें कर रहे थे। मैं माँ से कह रहा था, माँ,
काजल अब बड़ी हो गई है, चलो हम इसकी शादी कर देते हैं। तभी काजल गुस्सा करने लगी। वह कहने लगी, हाँ तुम तो चाहते हो कि मैं इस घर से जल्दी ही निकल जाऊं ताकि तुम सुकून से इस घर में अकेले रहो। मैं और माँ हंसने लगे थे क्योंकि मैं तो बस मजाक कर रहा था। लेकिन तभी अचानक हमारे घर के दरवाजे पर बहुत सारी गाड़ियाँ आकर रुकी। मैं बाहर निकला, दरवाज़ा खोला तो बाहर मालिक खड़े थे। मैं मालिक को देखकर हैरान हो गया, अचानक उनका मेरे घर पर आना, क्योंकि आज से पहले मालिक हमारे घर कभी नहीं आए थे। मैंने कहा, मालिक आप यहाँ अंदर आइए। उनके साथ नौकर और 2-3 नौकरानियाँ भी थी और उन लोगों के पास बहुत सारा सामान था। काजल भी अपने कमरे से बाहर निकल आई। उसने जब मालिक को देखा तो वह भी खुश हो गई थी क्योंकि मालिक के बहुत एहसान थे हम पर। काजल ने मालिक का शुक्रिया अदा किया। माँ ने भी मालिक को बैठने के लिए कहा। मालिक बैठ गए। माँ कहने लगी, मालिक हम इस लायक तो नहीं हैं कि आप हमारे घर के पानी पिएं, लेकिन फिर भी आपसे पूछ रहे हैं। काजल किचन गई और एक गिलास पानी लेकर मालिक के पास आई। मालिक ने कहा, जब इतने प्यार से तुम मेरे लिए पानी लाई हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं ना पीऊँ। उन्होंने घूट घूट करके पानी पिया और कहा, मेरी ज़्यादा खिदमत करने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं अपना कीमती चीज़ यहाँ से लेने के लिए आया हूँ। हम सब हैरान हो गए। माँ कहने लगी, कीमती चीज़? मालिक हमारे घर में आपका कीमती चीज़ कुछ भी नहीं है, भगवान जानता है। मैं अपने बच्चों की कसम खाती हूँ, हमने आपके घर से कभी कोई चीज़ नहीं लाई है। मैं चोरी करने के लिए कभी सपने में भी नहीं सोच सकती हूँ। मैंने कभी आपके यहाँ से एक सामान भी आपकी इजाज़त से नहीं लाई है। तभी मालिक नौकरानियों से कहने लगे, सुनो, इस लड़की को दुल्हन की तरह तैयार कर दो। काजल हैरान होकर मेरी तरफ देखने लगी। माँ कहने लगी, मालिक यह आप क्या कह रहे हैं? मैं मालिक के पैर पड़ने लगा। मैंने कहा, मालिक ऐसा मत कीजिए, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तभी मालिक कहने लगे, मैंने पूरे 5 साल इंतज़ार किया है इस दिन के लिए। जब मालिक ने ऐसा कहा तो मैं समझ गया था कि उनका हमारे घर पर पैसे खर्च करना, मेरी बहन को अच्छे स्कूल में पढ़ाना, उसके खाने पीने पहनने के हर ज़रूरत का सामान का ख्याल रखना, वह यूं ही नहीं कर रहे थे। उनकी नीयत मेरी बहन पर ख़राब हो चुकी थी। मुझे इस आदमी से नफ़रत होने लगी। मेरी आंखें गुस्से से लाल हो गया। मैंने उनका पैर छोड़ दिया और उनका गिरेबान पकड़ लिया। मैंने जैसे ही उनका गिरेबान पकड़ा, मालिक के 2 आदमियों ने मुझे पकड़ लिया। जब माँ मुझे बचाने आई तो उन आदमियों ने ऐसा धक्का दिया कि माँ ज़मीन पर गिर गई और वह बेहोश हो गई। काजल को ज़बरदस्ती दुल्हन की तरह तैयार कर दिया गया। मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था। मालिक काजल को अपने साथ ले गया, मुझे छोड़ दिया गया। मालिक काजल को लेकर जा चुके थे। मैं माँ को होश में लाने की कोशिश कर रहा था। माँ जब होश में आई तो वह काजल को ढूंढने लगी और फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, मुझे पता था ऐसा ही होगा, इसलिए मैं काजल को छुपा कर रखती थी। मैं माँ को संभाल कर कहा, माँ मैं काजल को लेकर आता हूँ, आप परेशान मत हो। मैं जल्दी से घर से निकल गया और बंगले पर आया। बाहर गार्ड खड़े थे, उन लोगों ने मुझे रोक दिया। मैं ज़ोर ज़ोर से वहीं चिल्लाने लगा। मेरे चिल्लाने की आवाज़ से मालकिन बाहर निकली। वह कहने लगी, शिवा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा, मालकिन मालिक ने ज़बरदस्ती काजल को अपने साथ दुल्हन बनाकर ले आए हैं। पता नहीं वह क्या करना चाहते हैं। आप मालिक से कहिए कि वह मेरी बहन को छोड़ दे। मेरी बहन अभी बहुत छोटी है, उनके साथ ऐसा जुल्म ना करे। तभी मालकिन अपना सर झुका ली और कहने लगी, शिवा मुझे माफ़ कर दो, वह आदमी नहीं हैवान है। मुझे नहीं पता कि वह काजल को लेकर कहाँ गया है। मैंने उस आदमी को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने मुझे धमकी दिया कि अगर मैं उसके रास्ते में आई तो वह मुझे डिवोर्स दे देगा। मैं मजबूर हो गई, मैं उसके पीछे पीछे नहीं आई। वह काजल को लेकर यहाँ पर नहीं आया है। मैंने कहा, मालकिन क्या आपको पता है कि मालिक काजल को लेकर कहाँ जा सकते हैं? मालकिन ने कहा, मुझे नहीं पता शिवा, वह आदमी बहुत ही गिरा हुआ आदमी है। उसका अगर तुम पता भी लगाना चाहो तो भी तुम्हें उसके बारे में कोई कुछ भी नहीं बताएगा। उनकी बातें सुनकर मैं बहुत परेशान हो गया। मैं माँ को क्या जवाब दूंगा? खैर मेरे दिल में थोड़ी सी उम्मीद थी कि काजल का मैं पता लगा लूँगा, इसलिए मैं भटकने लगा। मुझसे जहाँ तक हो पाया मैं काजल को ढूंढने लगा। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं बताया। रात होने चला था, लेकिन फिर भी मुझे कुछ पता नहीं चला। मैं घर लौट आया। माँ ने जब मुझे देखा तो वह दौड़कर मेरे पास आई और कहने लगी, शिवा काजल का कुछ पता चला? मैंने कहा, माँ काजल का कुछ पता नहीं चला, किसी को कुछ भी नहीं पता। मालिक उसे कहाँ लेकर गए? मेरा इतना कहना था कि माँ अचानक से ज़मीन पर गिर पड़ी। अचानक से उनका तबीयत ख़राब होने लगा, उनका पूरा शरीर ठंडा पड़ने लगा। मैं माँ को पैर को सहला रहा था कि तभी अचानक से मेरी नज़र माँ पर पड़ी। उनको देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। ऐसा लगा मेरी पूरी दुनिया उजड़ गई हो। मेरी माँ इस दुनिया से जा चुकी थी। मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया। मैंने अपने आप को बहुत मुश्किल से संभाला। माँ और काजल का बहुत याद आता था। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। माँ और काजल के बिना मेरी ज़िंदगी में कोई खुशी ही नहीं रही। मैं अपने कामों में मन लगाने लगा।
मैं हर तरह के कपड़े सिलने लगा, लड़कियों के, लड़के के, हर कोई के कपड़े सिलता था। मैंने अपना बहुत बड़ा दुकान कर लिया। मेरे आगे पीछे बहुत सारे लोग काम करने लगे। यूँ कहो तो मैं वक्त के साथ साथ अपना खुद का एक फैक्ट्री खड़ा कर लिया, जहाँ पर कई मजदूर काम करने लगे। माँ को गए हुए पूरे 13 साल गुजर गए। इन 13 सालों में काजल का भी कोई पता नहीं चला कि वह आदमी काजल को लेकर कहाँ गया। मैं पूरे 28 साल का नौजवान मर्द हो गया। घर में एक मौसी थी जो मेरे सारे काम करती थी, मेरे लिए खाना बनाती थी, मेरे कपड़े वगैरह धोती थी। मानो तो माँ के जाने के बाद मौसी ने ही मुझे संभाला था। मैं भी मौसी को अपनी माँ की तरह ही मानता था। मौसी मुझसे हमेशा कहा करती थी, शिवा अब तुम शादी कर लो, कब तक अकेले रहोगे, मैं तुम्हारे लिए लड़की देख देती हूँ। लेकिन मैं मौसी को मना कर देता था क्योंकि मैं शादी नहीं करना चाहता था। मैं जैसी लड़की चाहता था वैसी लड़की आज तक मुझे नहीं मिली। मैं इन्हीं ख्यालों में था और सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आज मुझे पता नहीं क्या हो गया था, मुझे नींद ही नहीं आ रहा था। मैं इधर उधर करवटें लेकर सोने की कोशिश कर रहा था। किसी तरह से मुझे नींद आई। सुबह जब मेरी नींद खुली तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। आज मुझे फैक्ट्री भी जाने का मन नहीं कर रहा था। मैंने मौसी से कहा भी, मौसी मुझे आज कुछ ठीक नहीं लग रहा, फैक्ट्री जाने का मन भी नहीं कर रहा। मौसी ने कहा, अगर मन नहीं कर रहा शिवा तो मत जाओ, ज़बरदस्ती नहीं है, आज आराम कर लो। वैसे भी तुम आराम कहाँ करते हो, दिन भर बस काम काम करते रहते हो। मैंने कहा, हाँ मौसी क्या करूँ, मेरे नीचे बहुत से लोग हैं जो मेहनत करते हैं, मेहनत मजदूरी करके कुछ पैसे कमाते हैं। अगर मैं ही काम पर ध्यान नहीं दूंगा तो उन लोगों का क्या होगा। मैंने जल्दी से नाश्ता किया और फैक्ट्री के लिए निकल गया। मैं अपने कैबिन में बैठा आराम कर रहा था कि तभी एक लड़का आया और कहने लगा, सर आपसे एक लड़की मिलना चाहती है, उसको कपड़े सिलवाना है। मैंने कहा तो उसका नाप और कपड़े ले लो। वह कहने लगा, लेकिन वह कह रही है कि वह हम लोगों से नाप नहीं लेगी, वह सिर्फ आपसे नाप लेना चाहती है। मैंने कहा ठीक है, उसे भेज दो, मैं मिल लेता हूँ। वह लड़का चला गया। थोड़ी देर बाद एक लड़की आई जो बहुत खूबसूरत थी, लंबी चौड़ी सी। उसे देखकर जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने उसे पहले देखा है, इसे मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैंने उसे कहा, क्या हम पहले कभी मिले हैं? वह कहने लगी, नहीं पहले कभी तो नहीं मिले, पहली बार मिल रही हूँ। आपका बहुत नाम सुना है, आप कपड़े बहुत अच्छे डिज़ाइन करते हो। मैंने कहा, जी आपको जैसा डिज़ाइन चाहिए वैसा कपड़ा सिलकर मिल जाएगा, आइए मैं आपका नाप ले लेता हूँ। मैं जैसे ही नाप लेने के लिए उसके करीब गया, वह मेरा हाथ पकड़कर अपने सीने पर रख ली और चीखने लगी। मैंने अपना हाथ छुड़ाना चाहा तो उसने ज़ोर से मुझे अपने ऊपर खींचा। मैं उस पर गिर गया। वह शोर मचाई तो सारे लोग अंदर आ गए। इस तरह से उन लोगों ने मुझे उस लड़की के ऊपर देख लिया, इसलिए सबको यकीन हो गया कि मैं सच में उस लड़की के साथ ज़बरदस्ती कर रहा था। मैं अपने आप को सही साबित नहीं कर सका और मुझे 5 साल की सज़ा हो गई। ये 5 साल मेरे यही सोचते हुए गुजर गए कि आखिर उस लड़की ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन मैंने सोच लिया था कि चाहे जो भी हो जाए, उस लड़की से मैं एक बार ज़रूर मिलूँगा और उससे पूछूंगा कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। 5 साल पूरा होने के बाद मैं जेल से बाहर निकला। 5 साल बाद बहुत कुछ बदल गया था। मेरा कारोबार किसी और के हाथों में चला गया था। इस फैक्ट्री का कोई और मालिक बनकर बैठ गया था। वहाँ के लोग मुझे पहचानने से भी इनकार कर गए। जेल में मौसी मुझसे मिलने के लिए आई थी। मौसी को मुझ पर पूरा यकीन था कि मैं ऐसा गलत काम नहीं कर सकता। एक वही थी जो मुझ पर यकीन करती थी। बाकी जितने भी लोग थे सब ने मुझे गलत समझा। जेल से छूटने के बाद सीधे मैं अपने घर गया। मैंने मौसी से कहा, मौसी आज के बाद अब मैं इस घर में तभी आऊँगा जब मैं अपने आप को बेगुनाह साबित कर लूँगा। मैं उस लड़की को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ जिसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, जिसने मेरे साथ इतना गलत किया। मैंने उसका क्या बिगाड़ा था जो उसने मेरे साथ ऐसा किया। उस लड़की की तलाश में मैं निकल जाता हूँ। मैं यूं ही रास्तों में भटकने लगता हूँ। मेरी नज़र एक भिखारी पर पड़ती है। उस भिखारी को देखकर मेरे दिमाग में ख्याल आया, उस लड़की तक मैं ऐसे नहीं पहुंच सकता, क्योंकि मुझे उस लड़की को खोजने के लिए एक एक घर में जाना पड़ेगा और मैं यूं ही नहीं जा सकता। इसलिए मैं एक भिखारी का रूप ले लेता हूं और भीख मांगने लगता हूं। लोगों के घरों में जा जाकर भीख मांगता हूं और अपनी नज़रें घुमा घुमा कर उस लड़की की तलाश करता हूँ। रात होती तो मैं रास्ते पर ही सो जाता था। मैं अपनी ज़िंदगी बिल्कुल भिखारी की तरह जीने लगा। सड़कों से लेकर बाजार तक, बाजार से लेकर घरों तक मैं उस लड़की का तलाश करने लगा। पूरे 1 महीने गुजर गए थे, लेकिन फिर भी उस लड़की का मुझे कोई पता नहीं चला। एक दिन मैं पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ा था। मैं सोच रहा था कि शायद मैं उस लड़की तक नहीं पहुंच पाऊंगा। पता नहीं वह कौन थी, कहां से आई थी और मेरे साथ ऐसा उसने क्यों किया। मैं इन्हीं सोचों में था कि तभी अचानक से मेरी नज़र उसी लड़की पर पड़ा। उसे देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गया। वह कोई मामूली लड़की नहीं थी, वह लड़की असिस्टेंट कमिश्नर थी और उस तक मेरा पहुंचना इतना आसान नहीं था।
उससे बात करना, उससे मिलना बहुत मुश्किल था। उसके आगे पीछे गार्ड थे। जब मैं इधर उधर के 2 लोगों से पूछा उसके बारे में तो पता चला कि वह हाल फिलहाल ही असिस्टेंट कमिश्नर बनी है। इसका मतलब जब उसने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया था उस वक्त वह असिस्टेंट कमिश्नर नहीं थी। लेकिन अब मुझे यह सोचना था कि उस तक कैसे पहुंचे। कई घंटे मैं इस पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ा रहा और मौका तलाश करते रहा कि शायद मुझे उससे बात करने का मौका मिल जाए, लेकिन मुझे इस हुलिये में वह नहीं पहचानती। फिर मैंने सोचा नहीं, मैं इस तरह उसके सामने अचानक से जाकर सवाल नहीं पूछ सकता। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि वह पुलिस स्टेशन से बाहर निकली और अपनी गाड़ी में बैठकर चली गई। अब मुझे उस लड़की के बारे में सब कुछ पता लगाना था कि यह कहाँ रहती है, इसके माँ बाप कौन हैं। अब मैं दूसरे दिन का इंतज़ार कर रहा था। वह लड़की फिर से पुलिस स्टेशन में आई। मैं जल्दी से अपने घर आया और मैंने अपना हुलिया ठीक किया और अपना बाइक निकाला। मौसी ने पूछा, शिवा तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा, मौसी मैं सब कुछ आपको बाद में बताऊंगा, मुझे बहुत ज़रूरी काम है। इतना कहकर मैं वहाँ से निकल गया और पुलिस स्टेशन आ गया और उस लड़की का निकलने का इंतज़ार करने लगा। जैसे ही वह लड़की पुलिस स्टेशन से बाहर निकली, मैंने अपना बाइक लिया और उसका पीछा करने लगा। उसकी गाड़ी बहुत बड़े घर में जाकर रुकी। मैं उस लड़की का पीछा करते करते उसके घर तक पहुंच गया। वह लड़की घर के अंदर चली गई। बाहर गार्ड खड़े थे। उस घर के अंदर जाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मैं कोशिश करने लगा, मैं दिमाग लगाने लगा कि मैं उसके घर के अंदर कैसे जाऊं और उससे कैसे मिलूं। अब मैं रोज़ दिन उसके घर के चक्कर काटने लगा। मैं भगवान से प्रार्थना करने लगा कि मुझे कोई रास्ता दिखाए। मैं इस बोझ के तले जीना नहीं चाहता था। मैं घर आया और मैंने मौसी को सारी बातें बता दी। मौसी ने कहा, बेटा भगवान तुम्हारा ज़रूर मदद करेगा। तुम बेकसूर हो, बेकसूर होते हुए भी तुमने सज़ा काटी है, तुम्हें इंसाफ ज़रूर मिलेगा। अब मैं दिन रात यही सोचने लगा कि कैसे मैं उस लड़की से मिलूं। किसी तरह मैंने रात भर बिताया और सुबह होकर फिर अपने घर से बाहर निकल गया। मैं आज फिर उसके घर के बाहर चक्कर काटने लगा। मैंने सोचा एक बार मैं कोशिश करता हूँ, गार्ड से कहता हूँ कि मुझे मैडम ने बुलाया है। मैं गार्ड के पास गया। मैंने कहा, दिव्या मैडम ने मुझे बुलाया है। उन लोगों ने कहा, अपना कार्ड दिखाओ, क्योंकि दिव्या मैडम अगर किसी से मिलना चाहती है तो उसके पास एक कार्ड होता है। तुम्हारे पास वह कार्ड है? मैंने कहा, वह कार्ड तो मेरे पास नहीं है। तभी गार्ड ने कहा, अगर वह कार्ड नहीं है तो मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दे सकता। मैंने कहा, बहुत ज़रूरी काम है, मुझे उनसे मिलना बहुत ज़रूरी है, आप मुझे जाने दो। लेकिन उन लोगों ने मुझे नहीं जाने दिया। मैं वापस मुड़कर जाने लगा कि तभी दूसरे गार्ड ने मुझे आवाज़ दिया, सुनो, कहीं तुम नौकर तो नहीं हो? मैंने कहा, नौकर? वह कहने लगा, हाँ, दिव्या मैडम को एक पर्सनल नौकर की ज़रूरत है, कहीं तुम वही तो नहीं हो? मैंने कहा, हाँ मैं वही हूँ, लेकिन मेरे पास कार्ड नहीं है। उस गार्ड ने मुझे अंदर जाने के लिए दे दिया। अंदर जाने के बाद कुछ लोगों से पता चला उस लड़की को एक नौकर की ज़रूरत है। शायद भगवान ने मेरी सुन ली थी। मैं एक नौकर बनकर उसके घर के अंदर चला गया। यह घर बहुत बड़ा था और इस घर के अंदर कुछ नौकर और नौकरानियाँ थी और कोई भी नहीं था। एक लड़का मेरे पास आया और कहने लगा, तुम नए आए हो क्या इस घर में? मैंने कहा, हाँ भाई। तभी वह कहने लगा, तुम एक काम करो, जब तक दिव्या मैडम नहीं आ जाती तुम यहाँ पर बैठो। दिव्या मैडम किसी को भी अपने घर पर नौकर रखने के लिए वह उसका टेस्ट लेती है। अगर तुम उस टेस्ट में पास हो गए तो तुम इस घर में काम कर सकते हो, नहीं तो दिव्या मैडम तुम्हें काम पर नहीं रखेगी। वह तुम्हें कोई भी काम करने को दे सकती है और तुम्हें वह काम करना होगा। मैंने कहा, मुझे सारे काम आते हैं। मैंने अपने मन में सोचा कि बस एक बार मैं उस लड़की से मिल तो लूँ। काम करने यहाँ कौन आया है? मैंने अपना सर झटका। मैं एक जगह बैठा रहा। लगभग 3-4 घंटे के बाद वह लड़की घर के अंदर आई। वह जैसे ही घर के अंदर आई, वह लड़का उस लड़की के पास गया और कहने लगा, मैडम वह नया नौकर आया है, आप एक बार उससे मिल लीजिए। उसने अपना सर हाँ में हिलाया। वह धीरे धीरे कदमों से मेरी तरफ आ रही थी। वह जैसे जैसे मेरी तरफ बढ़ रही थी, वह दिन याद आ रहा था। मेरी आंखें लाल हो रही थी। मेरे गुस्से की इंतहा ना रही थी। मैंने अपने गुस्से को काबू किया और सही ढंग से खड़े हो गया। वह मेरे पास आई और कहने लगी, क्या नाम हुआ तुम्हारा? मैंने जल्दी से अपना नाम लोकेश बताया। उसने कहा, अच्छा ठीक है, तुम्हारा नाम जो भी हो, पहले तुम कहाँ काम करते थे? उसके ऐसे सवाल करने पर मुझे कोई भी जवाब नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं तो कहीं पर कोई काम ही नहीं किया था। मैंने कहा, जी पहले मैं बाहर काम करता था। उसने कहा, बाहर कहाँ? मैं सोच ही रहा था कि मैं उसे क्या जवाब दूं कि उसके मोबाइल पर एक फ़ोन आया। वह फ़ोन पर बिजी हो गई। फ़ोन पर बात करने के बाद उसका ध्यान भटक गया। वह कहने लगी, अच्छा ठीक है, तुम बाज़ार के जितने भी काम हैं वह सारे कर लेना, सब्जी वगैरह जो भी लाना हो तुम संभालना, क्योंकि पहले का जो नौकर था उसकी माँ बीमार है, वह काम छोड़कर चला गया है। बाहर के जितने भी काम हो वह तुम संभाल लेना। मैंने हाँ में सर हिला दिया। वह जल्दी में थी इसलिए वह चली गई। मैं दूसरे दिन से काम पर लग गया और मैं मौका तलाश करने लगा कि कब वह
मुझे अकेले मिले और मैं उसको अपनी हकीकत से रूबरू कराऊं। मैं पूरी ईमानदारी से काम करने लगा और उस लड़की के नज़रों में एक वफादार नौकर बन गया और वह दिन भी आ गया। एक दिन सारे नौकरों का छुट्टी था और मुझे यह बात पता था। वह घर पर अकेली थी। मैं बहाने करके काम पर आया। गार्ड ने कहा कि आज सारे नौकरों की छुट्टी है। मैंने कहा हाँ मैं जानता हूँ सारे नौकरों का छुट्टी है, लेकिन दिव्या मैडम ने मुझे बुलाया है। गार्ड ने मुझे अंदर जाने के लिए दे दिया। मैं घर के अंदर आया। दिव्या अपने कमरे में थी। मैं धीमी कदमों से उसके कमरे तक गया। वह उसके हाथ से एक बुक था, आंखों में चश्मा लगा हुआ था। वह बहुत ही खूबसूरत और मासूम लग रही थी। उसकी मासूमियत देखकर मुझे उस पर तरस आ रहा था कि यह लड़की इतनी मासूम कैसे दिख सकती है। इसने मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी और यह इतनी सुकून से यहाँ बैठी हुई है। क्या इसे ज़रा भी एहसास नहीं कि इसने किसी की ज़िंदगी बर्बाद की है, किसी बेकसूर को सज़ा दिलवाई है। खैर मैं अचानक से उसके कमरे के अंदर चला गया। वह मुझे देखकर डर गई और कहने लगी, लोकेश तुम यहाँ, आज सारे नौकरों पर छुट्टी है, क्या तुम्हें पता नहीं था? मैंने कहा पता था, लेकिन फिर भी मैं आ गया, आपको देखने का दिल चाहा। तभी वह कहने लगी, यह क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम भूल गए हो कि तुम एक नौकर हो और ये कैसी बातें कर रहे हो? मैंने कहा अच्छी बातें कर रहा हूँ, तुम बहुत ही मासूम हो, लेकिन इस मासूमियत के पीछे बहुत ही भयानक चेहरा है। मेरी ऐसी बातों से उसे ज़रा भी एहसास नहीं हो रहा था कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। वह कहने लगी कि तुम कैसे बहकी बहकी बातें कर रहे हो, जो भी कहना है साफ कहो, कहना क्या चाहते हो? लगता है तुम पागल हो गए हो, तुम्हें अंदर किसने आने दिया? मैं तुम्हें अभी धक्के मार कर घर से बाहर निकलवाती हूँ। जैसे ही वह जाने लगी मैंने उसे दबोच लिया और अपने हाथों से उसका मुंह बंद कर दिया। मैं उसके बेहद करीब हो गया और उसके कानों के करीब जाकर कहा, मेरा नाम लोकेश नहीं, मेरा नाम शिवा है। कुछ याद आया या नहीं? अगर तुमने शोर मचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा वह हाल करूंगा जो तुम कभी सोच भी नहीं सकती। मैंने उसके मुंह पर से हाथ हटा दिया। उसने कहा, कौन शिवा? मैं तुम्हें नहीं जानती और तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने कहा, तुमने ही तो मेरा सब कुछ बिगाड़ा है, तुमने ही तो मेरी जिंदगी बर्बाद की है। क्या तुम्हें याद नहीं कि तुमने 5 साल पहले क्या किया था? मेरा इतना कहना था कि उसके माथे पर से पसीने टपकने लगे। उसने कहा, अच्छा तो तुम शिवा हो, मास्टर शिवा, तो कैसे हो तुम? मैंने कहा, मुझे तुमसे बात करने का कोई शौक नहीं है, बस मुझे तुमसे जवाब चाहिए कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी के अभी बर्बाद कर सकता हूँ, क्योंकि इस वक्त घर पर कोई नहीं है, काफ़ी रात भी हो चुका है, तुम्हारी चीखें गार्ड भी नहीं सुनेंगे। वह कहने लगी, देखो मेरे साथ ऐसा कुछ मत करना वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैंने कहा, मुझे जवाब चाहिए, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? वह कहने लगी, मुझे तुम्हें जवाब देने की जरूरत नहीं है। उसका इतना कहना था कि मेरा गुस्सा मेरे बस में नहीं रहा। मैंने उसे सीधे बेड पर पटक दिया। मैं जैसे ही उसके करीब होने लगा मेरी नज़र उसके बाजू पर पड़ा। उसके बाजू में जो निशान देखा उसे देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैंने कहा, परी तुम? उसने मुझे ज़ोर से धक्का दिया और ज़मीन पर गिरा दिया और वह चीखने लगी, कहने लगी, हाँ मैं ही हूँ, तुमने मुझे सही पहचाना, आगे बढ़ो, कर दो मुझे बर्बाद। मैंने अपने कदम रोक लिए। मैंने कहा, परी पर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया था? वह कहने लगी, तुमने नहीं, तुम्हारी बहन ने सब किया है। तुम्हारी बहन की वजह से मेरी माँ और मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई। मेरे बाप को तुम्हारी बहन में पता नहीं क्या नज़र आया कि उन्होंने मेरी माँ को छोड़ दिया। परी कोई और नहीं, मालिक की बेटी थी, उसे प्यार से सभी परी कहते थे। मैं उसका असल नाम नहीं जानता था। एक दिन मालकिन अपनी बेटी के साथ मेरे घर पर आई थी। उस वक्त परी 8 साल की थी। मेरे हाथ में मोमबत्ती था और वह मोमबत्ती परी के बाजू में गिर गया और इस वजह से परी का बाजू जल गया था। मैंने कहा, परी पर इसमें मेरा क्या कसूर था जो तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी? वह कहने लगी, तुम्हारी बहन की वजह से मेरी माँ की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही। मेरा बाप पता नहीं तुम्हारी बहन को लेकर कहाँ चला गया। मेरा बाप एक बार मेरी माँ को देखने तक नहीं आया। उन्हें यह भी एहसास नहीं हुआ कि उनकी एक बेटी भी है। उसने अपनी बेटी की भी कदर नहीं की। उन्होंने मुझे भी छोड़ दिया सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बहन की वजह से। मेरा बाप मेरे सामने कभी नहीं आया। मैं जिंदा भी हूँ या मर गई खबर तक नहीं लिया उस आदमी ने। मैंने तुम्हारी बहन की सज़ा तुम्हें दी है। तुम्हें तो बहुत कम सज़ा मिली है और भी लंबी सज़ा मिलनी चाहिए थी। मैंने कहा, परी क्या तुमने मुझे सज़ा दिलवाकर सही किया? क्या तुम्हें खुशी मिली मुझे सज़ा दिलवाकर? अगर तुम्हें खुशी मिली तो ठीक है, मैं चला जाता हूँ। मैं वहाँ से जाने ही वाला था कि तभी परी ने मुझे रोक लिया। उसने कहा, शिवा रुको, मैंने कभी नहीं चाहा था कि मैं तुम्हें सज़ा दिलवाऊंगी, लेकिन मैं गुस्से और बदले के भाव में आकर मैंने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। माँ के जाने के बाद मैं टूट सी गई।
मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। जब मुझे तुम्हारे बारे में पता चला तो मैंने सोच लिया था कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगी, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद करने के बाद मैं खुद कभी चैन से नहीं रही। मुझे माफ़ कर दो। मैंने उससे कहा, बस मुझे तुमसे जवाब चाहिए था, वो मुझे मिल गया। अब मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि इन सब में मेरी बहन काजल की कोई गलती नहीं है। मालिक ने तो जबरदस्ती मेरी बहन को अपने साथ लेकर गए। मैंने अपनी बहन को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं मिली। तभी दिव्या कहने लगी, शिवम, मैं जानती हूँ उस आदमी ने काजल को कहाँ रखा है। काजल के 2 बच्चे भी हैं। काजल के बारे में सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गया। मैंने कहा, दिव्या, क्या सच में तुम मेरी बहन को जानती हो? क्या तुम काजल से कभी मिली हो? वह कहने लगी, नहीं, लेकिन मुझे उसके बारे में सब कुछ पता है। मैंने कहा, क्या तुम एक बार मुझे मेरी बहन से मिलवाने के लिए लेकर जा सकती हो? वह कहने लगी, नहीं, मैं उस आदमी के दरवाजे पर कदम भी नहीं रख सकती। मैंने कहा, दिव्या, मेरी खातिर मुझे अपनी बहन से एक बार मिलना है। वह तैयार हो गई। कहने लगी, ठीक है, मैं तुम्हें लेकर जाऊंगी, कल मिलो तुम। मैं अपने घर आ गया। अब मुझे सुबह होने का इंतजार था। सुबह जैसे ही मेरी नींद खुली, मैं फौरन तैयार होकर दिव्या के घर आ गया। दिव्या भी तैयार थी। वह मुझे अपने साथ उस जगह पर ले गई जहां मेरी बहन काजल थी। दिव्या घर के बाहर ही थी। मैं धीमे धीमे कदमों से घर की तरफ बढ़ रहा था। मैं जैसे ही दरवाजे का डोरबेल बजाया, दरवाजा किसी और ने नहीं बल्कि काजल ने खोला था। मैं काजल का चेहरा कैसे भूल सकता था। अब तो काजल 2 बच्चों की माँ बन गई थी, लेकिन फिर भी वह मेरी बहन थी। मैं उसे पहचान सकता था, लेकिन उसने मुझे नहीं पहचाना। वह मुझे देखकर डरने लगी। उसके माथे पर पसीने आने लगे। मैंने कहा, तुम डर क्यों रही हो? वह कहने लगी, जाओ, घर पर कोई नहीं है। वह मुझे धक्के मारने लगी, मेरे मुंह पर दरवाजे बंद करने लगी। मैंने कहा, काजल, मैं तुम्हारा भाई शिवा। उसने जैसे ही मेरा नाम सुना, वह मेरे सीने से लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसने जल्दी से अपने आंसू साफ किया और कहने लगी, शिवा, तुम यहाँ से चले जाओ। अगर उस आदमी ने तुम्हें देख लिया तो वह तुम्हें जान से मार देगा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी फिक्र मत करना। माँ कैसी है? मैंने कहा, तुम्हारे जाने के बाद सब कुछ बदल गया। माँ इस दुनिया में नहीं रही। मेरे इतना कहने पर काजल अपना सर पकड़कर ज़मीन पर बैठ गई। मैंने काजल को संभाला। मैंने कहा, काजल, तुम इस आदमी के साथ खुश तो हो ना? उसने कहा, हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। अब तुम चले जाओ यहाँ से। मैं जाने ही वाला था कि मेरी नज़र काजल के गर्दन पर पड़ी। काजल के गर्दन में नाखूनों के निशान थे। मैंने कहा, काजल, ये तुम्हारे गर्दन में नाखूनों के निशान कैसे? वह उस निशान को छुपाने लगी। मैंने कहा, काजल, तुम्हें मेरी कसम है, तुम सच सच मुझे बताओ। काजल ने आगे जो बात कही, उसे सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैं काजल को इस दलदल में नहीं रहने दे सकता। सच में वह आदमी इंसान नहीं, हैवान है। अब मैंने सोच लिया था कि मैं चुप नहीं बैठूंगा। उस आदमी को मैं सज़ा दिलवा कर रहूँगा। मैं काजल से मिलकर वहाँ से निकल गया। दिव्या के साथ उसके घर पर आया। मैंने दिव्या से विनती की। मैंने कहा, दिव्या, मेरी बहन को बचा लो, बदले में तुम मेरी जान ले लो। तुम मुझसे जो मांगोगी मैं वह तुम्हें दूंगा। मेरी बहन को उस हैवान से बचा लो। दिव्या कहने लगी, पर हुआ क्या है काजल के साथ? मैंने कहा, काजल के साथ बहुत बुरा हुआ है। उसके साथ जुल्म हो रहा है। वह आदमी काजल के शरीर को बेचता है। उस आदमी को काजल के साथ मन भर गया तो वह उसके साथ ऐसा करने लगा। बस मैं तुमसे इतना ही कह सकता हूँ, आगे कुछ कहने की मुझ में हिम्मत नहीं है। मेरी बहन को बचा लो। मेरे कहने पर दिव्या ने मुझे तसल्ली दिया। वह कहने लगी, मैं सोच भी नहीं सकती थी मेरा बाप इतना गिरा हुआ आदमी भी हो सकता है। मैंने तो सोचा था कि वह काजल को खुश रखता होगा, लेकिन वो बेचारी बरसों से इतना जुल्म सह रही है। इतने सालों से वह उसके जुल्म के तले दबी हुई थी। उस आदमी को मैं सजा दिलवा कर रहूंगी। दिव्या ने उसके खिलाफ जब सबूत जमा करना शुरू किया तो पता चला वह कई लड़कियों के साथ ऐसा कर चुका है। दिव्या ने पूरा जोर लगा दिया और उस आदमी को अपनी निगरानी में ले लिया। उस आदमी को जेल हो गई। मैं काजल और उसके दोनों बच्चों को अपने साथ अपना घर ले आया। काजल के साथ जो हुआ, भगवान ऐसा किसी के साथ ना होने दे। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि काजल को उस दर्द से मैं निकाल सकूं। मैं काजल और उसके बच्चों को खुश रखने की बहुत कोशिश करने लगा। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। उसके बच्चे बहुत प्यारे हैं। दोनों मुझे मामू कहकर पुकारते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है। अगर काजल आज मेरे पास है तो यह दिव्या की वजह से ही है। एक दिन मैं दिव्या से मिलने के लिए उसके घर गया। घर पर सारे नौकर थे। वह लोग मुझे देखकर मुझसे सवाल करने लगे, लोकेश, तुम इतने दिनों से कहाँ थे? क्या तुमने काम छोड़ दिया है? मैंने कहा, हाँ, कुछ ऐसा ही सोचो। और मैं मुस्कुराने लगा कि तभी दिव्या ने मुझे देख लिया। उसने इशारे से मुझे अपने पास बुलाया। मैं उसके कमरे में चला गया। दिव्या ने अपने सारे नौकरों को छुट्टी दे दिया। उसने मुझसे कहा कि वह मुझसे अकेले में कुछ बात करना चाहती है। सारे
नौकरों के जाने के बाद दिव्या मेरे बेहद करीब हो गई। वह मेरे करीब आकर कहने लगी, शिवा, मैं तुम्हें बचपन से ही पसंद करती थी, लेकिन किस्मत ने ऐसा मोड़ लाया कि सब कुछ पलट गया। बदला लेने के लिए मैंने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। दूसरी तरफ मेरे बाप ने काजल की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मैं अपने बाप की तरफ से भी तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ कर दो। मैंने कहा, दिव्या, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। वह कहने लगी, शिवा, क्या तुम मेरा हाथ थामोगे? मुझे तुम्हारे प्यार की ज़रूरत है। मैं अपनी ज़िंदगी तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। दिव्या की ऐसी बातें सुनकर मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया और मैंने हाँ में अपना सर हिलाया। मैंने दिव्या से शादी कर ली। दिव्या ने सच्चे दिल से काजल और उसके दोनों बच्चों को भी अपनाया। उसके दोनों बच्चों को भी बहुत प्यार करने लगी। काजल ने भी दिव्या से कोई नाराज़गी नहीं जताई, क्योंकि काजल का कहना था दिव्या का इसमें कोई कसूर नहीं, कसूरवार तो वह आदमी था जिसको सज़ा मिल चुका है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।